हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर, बस आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बातें नहीं, लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एज सच कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करा आप लोगों का। एक बेसिक मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था। जितने भी स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर प्रेजेंट थे, जल्दी से पहले बिना देखे रिकॉल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मुझे एक बात बताइए, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बेटा कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। एक पार्ट आपका कौन सा है? माइक्रो, एक पार्ट मैक्रो। अगर मैं बात करूं, मैं आपको कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा? मैक्रो। सबसे पहला पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। और उन 5 चैप्टर्स को कितने यूनिट्स में डिवाइड किया है? 15 यूनिट्स। इसका सिंपल सा मतलब है, जो इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर कोई भी यूनिट नहीं है, एक सिंगल चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर्स को यूनिट में क्या किया गया है? ब्रेक किया है। अब अगर मैं बात करूं, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सिंपल सा मतलब समझाया था, इकोनॉमिक्स का मतलब। ठीक है, मैंने अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था, मैंने जस्ट आपको एक चीज बताई थी, सर इकोनॉमिक्स का मतलब। सबसे पहला पॉइंट मुझे ये बताइए, जितने भी स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे, इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, वर्ड इज ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का इन लेमन टर्म मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बिल्कुल सिंपल मतलब, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एंड दैट इज ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा, ह्यूमन बीइंग की वांट्स कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। उन वांट्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग के पास जो रिसोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज को बोलते हैं मीन्स। वो कैसे होते हैं? रिलेटिवली लिमिटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिवली लिमिटेड? अगर हम अपनी रिसोर्सेज को वांट से कंपेयर करेंगे तो वो हमेशा कैसी होंगी? कम होंगी। दैट इज रिलेटिवली लिमिटेड होंगी। तो बेटा मुझे बताओ, ह्यूमन बीइंग की वांट्स होती हैं अनलिमिटेड, उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज होती हैं रिलेटिवली लिमिटेड। अब मुझे बताओ, ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? क्या करेगा? चॉइस करेगा। चॉइस का मतलब है, मैं अपनी रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करूं कि मेरी अनलिमिटेड वांट क्या हो जाए? सेटिस्फाई। तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और कुछ वांट्स को अनसेटिस्फाई रहना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटा मुझे करना पड़ेगा चॉइस। तो इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहां तक याद है? अब एक बात और मुझे बताओ, मुझे बस इतना सोच के बताओ, वापस एक चीज, 2 फंडामेंटल फैक्ट मैंने बताए थे। एक फंडामेंटल फैक्ट सिंपल, एक फंडामेंटल फैक्ट है, हमारे जो वापस हमारी जो क्या होती हैं वांट्स, वो अनलिमिटेड होती हैं, और हमारे पास जो उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज होती हैं, वो रिलेटिवली लिमिटेड होती हैं। अब थॉट लगाओ, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वांट्स के कंपैरेटिवली वो कैसी हैं? रिलेटिवली लिमिटेड। ये क्या है? प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। मुझे बताओ, ये प्रॉब्लम किसी एक इंडिविजुअल की है? ये इंडिविजुअल की भी प्रॉब्लम है, सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है, और पूरे नेशन की प्रॉब्लम है। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी का मतलब होता है रिसोर्सेज कैसी होती हैं? वांट्स के कंपैरेटिवली रिलेटिवली लिमिटेड। और ये एक प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। यहां हम लोगों का कुछ डिस्कशन हुआ था, याद है? अच्छी बात है। यही एनर्जी एंड तक मेंटेन रखना। एंड का मतलब एंड, सिलेबस जब एंड हो रहा होगा, इसी एनर्जी के साथ पढ़ोगे तो बढ़िया रहेगा। सर आप बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में हमारी एनर्जी कई बार ड्रेन हो जाती है। कोई बात नहीं, चलता रहता है। सबसे पहला पॉइंट, अब मुझे बस इतना सोच के और बताओ, वापस बोल रहा हूं, एक बात और सोच के बताओ, वापस से एक चीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। अभी तक मैंने इकोनॉमिक्स की बात करी थी, अब मैं आप लोगों की सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट इज व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले फोकस करना सामने। अगर मैं बात करूं, अभी तक सिर्फ मैंने बात करी थी इकोनॉमिक्स की, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज भी मैं अभी कोई आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, जस्ट पहले कुछ कंप्लीट करा लूं बेसिक चीजें, उसके बाद मैं चैप्टर्स पे आऊंगा। अब अगर मैं बात करूं, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, पहले समझेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा।
सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब होता है इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को, सर वापस सुन लीजिए, इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को अगर हम क्या करते हैं, बिजनेस पे अप्लाई कर देते हैं। वापस सुन लो, इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को अगर हम बिजनेस पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, सर इसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। वापस, इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को अगर मैं बिजनेस पे क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं, इसको बोलते हैं बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर क्या मतलब हुआ इसका, सिंपल सा मतलब समझो बेटा, मेरा एक बिजनेस है, ये मान के चलो बेटा मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। अब थॉट लगाओ, बिजनेस के अंदर जो बिजनेस है बेटा, बिजनेस की जो वांट्स होंगी, वांट्स बेटा, वो वांट्स कैसी होंगी, अनलिमिटेड। इसका सर सिंपल सा मतलब मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस के अंदर जो मेरी वांट्स हैं वो कैसी हैं बेटा, अनलिमिटेड। अब इन वांट्स को पूरा करने के लिए मेरे बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं, जिनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मींस, वो रिसोर्सेज कैसी हैं, वांट्स के कंपैरेटिवली रिलेटिवली लिमिटेड। अब मुझे सोच के बताओ, मैंने आपके सामने सिंपल सा मतलब एक लिखा है, बिजनेस की वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड। इन वांट्स को पूरा करने के लिए बिजनेस के पास रिसोर्सेज कैसी हैं, रिलेटिवली लिमिटेड। तो मुझे सोच के बताना, एज अ बिजनेसमैन कह लो, या एज अ ओनर कह लो, या एज अ मैनेजर कह लो, सोच के देखो, मेरा बिजनेस है तो मैं ओनर हूंगा, मैं ओनर हुआ, यस या नो? मेरे को ही बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं या मेरे को ही मैनेजर भी बोल सकते हैं। अब मुझे सोच के बताओ, तो बेटा बिजनेसमैन, ओनर या मैनेजर क्या करेगा? अब थॉट लगाओ, मेरा बिजनेस है, मैं हूं मैनेजर, मैनेजर मतलब मैं ओनर हूं, ठीक है। मेरे बिजनेस की जो वांट्स हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड। उन वांट्स को पूरा करने के लिए मेरे बिजनेस के पास रिसोर्सेज कैसी हैं, रिलेटिवली लिमिटेड। तो बेटा ये मैनेजर क्या करेगा, ये मैनेजर करेगा बेटा क्या, चॉइस। सर चॉइस का मतलब क्या है, इस मैनेजर को लेना होगा बेटा एक तरीके से क्या, डिसीजन, कि मैं अपनी रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करूं कि मेरी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं, सेटिस्फाई। अब मुझे सोच के बताओ, क्या सारी वांट्स सेटिस्फाई हो सकती हैं? नहीं। तो मैं कुछ वांट्स को क्या करूंगा, सेटिस्फाई, और कुछ वांट्स को क्या रहने दूंगा, अनसेटिस्फाई। तो बेटा मुझे बताओ, मैंने चॉइस ही तो करा। जो वांट्स मेरे बिजनेस के लिए क्या होंगी, ज्यादा जरूरी, उनको पहले मैं क्या करूंगा, सेटिस्फाई, और जो वांट्स मेरे बिजनेस के लिए ज्यादा जरूरी नहीं हैं, उनको क्या रहने दूंगा, अनसेटिस्फाई। तो बेटा एज अ मैनेजर मैंने क्या करा, चॉइस। चॉइस की जगह मैं बोल सकता हूं मैंने क्या लिया, डिसीजन। तो बेटा मुझे सोच के बताओ, इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को मैंने किस पे अप्लाई कर दिया, बिजनेस पे। तो बेटा जब इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को हम बिजनेस पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इसको बोला जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मैंने आपको अभी एक चीज बताई है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब, इकोनॉमिक्स के जितने भी फंडामेंटल्स हैं, उन सारे फंडामेंटल्स को आप किस पे अप्लाई करेंगे, बिजनेस पे। तो ये कहलाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। आई होप क्लियर है सबको। अब एक मिनट ध्यान से सुनना जरा, मैंने इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को, एक मिनट, मैंने इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को किस पे अप्लाई किया, बिजनेस पे अप्लाई किया, और मैं कौन हूं, मैनेजर। इसका मतलब मैं इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को बिजनेस पे अप्लाई कर रहा हूं। तो बेटा कई बार बिजनेस इकोनॉमिक्स को, अब सुनो, कई बार बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग बोल देते हैं एप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, एप्लाइड इकोनॉमिक्स। मुझे सोच के बताओ ये वर्ड कहां से आया, एप्लाइड इकोनॉमिक्स। मैंने इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को कहां पे अप्लाई किया, बिजनेस पे। तो मुझे बताओ बिजनेस पे जब मैं इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को अप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या कहलाता है, एप्लाइड इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुझे सोच के बताना, बिजनेस में डिसीजन कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को यूज करके, यही तो हो रहा है।
तो इसी वजह से कई बार बिजनेस इकोनॉमिक्स को बोल देते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। वापस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वर्ड क्यों आया? क्योंकि इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को मैनेजर कहां पे यूज कर रहा है? बिजनेस में। और क्या कर रहा है? डिसीजंस ले रहा है। डिसीजंस मतलब चॉइस कर रहा है। इसी वजह से बिजनेस इकोनॉमिक्स को कई बार क्या बोलते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन नहीं है। सपोज करो एक ऑप्शन दिख रहा है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, 3 ऑप्शन कुछ और दिख रहे हैं, तो आंसर इज व्हाट? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और तुम लोग नोटिस करना, तुम लोगों के मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल मतलब ICAI के अंदर MCQ क्वेश्चन दे रखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज। 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और 3 अलग ऑप्शन। तो व्हाट इज द करेक्ट वन? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। दूसरा क्वेश्चन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन, चारों में से एक ऑप्शन है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, 3 अदर। आंसर इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो बेटा कई बार बिजनेस इकोनॉमिक्स को बोलते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स, कई बार बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को किस पे अप्लाई किया? बिजनेस पे। तो बेटा इसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो थॉट लगाओ, एज अ बिजनेसमैन, फ्यूचर में एज अ बिजनेसमैन आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या लेने हैं? डिसीजंस। तो आप कौन से फंडामेंटल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करके डिसीजंस लेंगे? इकोनॉमिक्स के सारे फंडामेंटल्स को। तो इसी वजह से बेटा जब इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल बिजनेस में अप्लाई होते हैं तो इसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये आपका पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। आई होप क्लियर है सबको। अब 1 मिनट वापस सुन लो, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने एक वर्ड का फोकस किया है, मैनेजर। मैनेजर किसको बोला यहां पे? जिसका बिजनेस है। इसका मतलब जिसका बिजनेस है, या तो मैं उसको बिजनेसमैन बोलूंगा, या मैं क्या बोलूंगा? ओनर, या मैं उसको क्या बोल रहा हूं? मैनेजर। अब थॉट लगाओ, मेरा बिजनेस है और मैं क्या ले रहा हूं? सारे डिसीजंस। तो बेटा कहीं ना कहीं मुझे बोला जा रहा है मैनेजर, बिजनेसमैन या ओनर। और ये मैनेजर क्या कर रहा है? ये मैनेजर अपनी रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट कर रहा है जिससे इसकी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं? सेटिस्फाई। तो सारी वांट्स तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, कुछ वांट्स को क्या करेगा? सेटिस्फाई, और कुछ वांट्स को क्या रहने देगा? अनसेटिस्फाई। तो इस तरीके के जो डिसीजंस हैं जो ये मैनेजर लेता है, ठीक है, ये मैनेजर जो डिसीजंस लेता है, इसी वजह से इसको बोला गया है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आई होप यहां तक क्लियर सबको? पक्का। अब एक पॉइंट थॉट लगाओ, लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं फिर डेफिनेशन लिखवाऊंगा। सोच के देखो, अगर मैं बात करूं बिजनेस इकोनॉमिक्स, मुझे बस इतना सोच के बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का ही तो एक पार्ट है। मुझे सोच के बताओ, बिजनेस में हम कौन से फंडामेंटल्स को यूज कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स के। तो मुझे सोच के बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन इंटीग्रल, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे एक बात सोच के बताओ ना, इकोनॉमिक्स का ही तो एक ये क्या हुआ? पार्ट हुआ। क्योंकि हम बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक्स के सारे फंडामेंटल्स को यूज कर रहे हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का एक पार्ट हुआ क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर है सबको? अब 1 मिनट वापस सुन लो, एक MCQ क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया था जो मैं भी तुमसे पूछ चुका हूं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स। दूसरा पॉइंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का ही एक क्या है? पार्ट है। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को बिजनेस में क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। पहले इतना नोट करो, तुम लोगों को मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में एक नोटबुक लेके आनी है, डेडिकेटेड नोटबुक बोली थी। लाए हो? नहीं लाए, आधे नहीं लाए।
तुम अभी से चालू हो चुके हो उसी ट्रैक पे। कितने नहीं लाए? एक, बस एक, दो। क्यों सर जी? दूसरा रजिस्टर उठा के क्यों लाए? लिटा के लाते। अब बेटा एक मिनट, पता है क्या होगा? अभी की बात नहीं कर रहा हूं, आगे जाके ना पता है क्या होगा, जब कंटेंट एक साथ सारे स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उस टाइम पे ना कंटेंट को जब आप रिवाइज करोगे तो वहां डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। बेटा जी दोनों, नेम क्या आपका सर? ध्रुव, आगे आ जाओ फ्रंट रो पे। सर आपका नेम क्या है? मोक्ष। ध्रुव जी आप आगे आइए फिलहाल जल्दी से। और अगर और इसके बाद किसी ने बात करी तो डायगोनल बिठाऊंगा ऐसे। एक क्लास में एक हिटलर और इस क्लास के अंदर एक ही है और वो हूं मैं। इधर बोला बेटा जी, इधर बिल्कुल फ्रंट पे हो, मेरी आंख के सामने, आंखों के तारा। पढ़ाई करो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जितनी भी बातें करनी है करते रहो। यहां तक क्लियर है? पहले लिखो प्लीज। मैंने आप सब लोगों को बोला था एक रजिस्टर लेके आइएगा, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। आज किसी के पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर से आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को जो ये नोट्स लिखवा रहा हूं, वापस सुन लो, मैं जो आप लोगों को ये नोट्स लिखवा रहा हूं, इन नोट्स के पीछे एक ही रीजन है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, जब आप अपने हैंड रिटन नोट से क्या करेंगे बेटा? रिवाइज करेंगे, आपको बहुत कम समय लगेगा। और हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हम कम समय में अपने सिलेबस को क्या कर पाएं? रिवाइज कर पाएं। तो एक बात वापस बोल रहा हूं, अगर आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आपको टाइम कम लगेगा रिवाइज करने में, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिखिए पहला पॉइंट, पहले हेडिंग डाल लीजिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने इकोनॉमिक्स की आपको डेफिनेशन अपडेट कराई थी, अब लिखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। और पॉइंट्स में आंसर लिखना, जो मैंने 3 पॉइंट्स अभी आपको समझाए हैं। पहला पॉइंट लिखो बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। सर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स को ही कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स बोला गया है। अगर आप इकोनॉमिक्स लिखना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स भी लिख सकते हैं, अगर आप ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स लिखना चाहते हैं तो आप ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट बोला है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। आगे लिखो इसके बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद इसी लाइन में लिखो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज एप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज एप्लाइड इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज एप्लाइड इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यहां पे मैंने बोला आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग कई बार बोलते हैं एप्लाइड इकोनॉमिक्स, कई बार बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो यहां पे 3 वर्ड अंडरलाइन करो। पहला वर्ड अंडरलाइन करो इंटीग्रल पार्ट, दूसरा वर्ड अंडरलाइन करिए बेटा एप्लाइड इकोनॉमिक्स, और तीसरा अंडरलाइन करिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इस पे एमसीक्यू गिवन है। अब मुझे बस इतना सोच के बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स को बेटा हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को यूज करके मैनेजर क्या लेता है? डिसीजन। इसी वजह से हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो सेकंड पॉइंट ये लिखवा रहा हूं, लिखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स in the sense
Business economics is known as managerial economics in the sense of a tool, to managerial decision making. In the sense of a tool to managerial decision making. अब एक बार मुझे सोच के बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं इन दी सेंस ऑफ अ टूल टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. कहने का मतलब मैनेजर को अगर क्या लेना है बेटा, डिसीजन, तो बेटा वो अपने बिजनेस में किस फंडामेंटल्स को यूज करेगा? इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को. जब इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को बिजनेस में यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैनेजर क्या ले रहा है? डिसीजन. तो इसी वजह से बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या पड़ा? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. यहां तक क्लियर है सबको? यहां पे अंडरलाइन करो, एक वर्ड को अंडरलाइन करो, इन द सेंस ऑफ अ टूल, इन द सेंस ऑफ अ टूल टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. अब देखो जरा, एक पॉइंट समझा रहा हूं, यहां तक क्लियर है सबको? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर कोई आपसे पूछता है सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस में मैनेजर को क्या लेना है? डिसीजन. डिसीजन लेने के लिए मैनेजर किस फंडामेंटल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहा है? इकोनॉमिक्स. जब इकोनॉमिक्स के सारे फंडामेंटल्स बिजनेस में क्या हो रहे हैं? अप्लाई. तो बेटा इसी वजह से इसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स. अब थॉट लगाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, इधर देखो जरा. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रखा है आपके सिलेबस के अंदर और है भी जनरली. अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान से सुनो, आप लोगों को अगर पता है, आप में से कोई साइंस साइड का है? कौन? आप साइंस के हैं. अब अगर मैं बात करूं साइंस में हर चीज के पीछे, सुन लो, साइंस में हर चीज के पीछे क्या होता है? एक लॉजिक. मतलब साइंस ने हर चीज को कैसे मार्केट में डेवलप किया है? साइंस कहता है जो भी चीज हम मार्केट में ला रहे हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है. इसका मतलब सर, साइंस कहता है मार्केट में जो भी चीज हम लोग इन्वेंट करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक है, और ये चीज हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? प्रूव कर चुके हैं. ये साइंस बोलता है. अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं जो भी फंडामेंटल्स, प्लीज ध्यान से सुनना, जो भी फंडामेंटल्स आप कहां पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, या इकोनॉमिक्स में आप जो भी फंडामेंटल्स पढ़ते हैं उन सब के पीछे बेटा क्या है? लॉजिक है. इसका मतलब हवा में फंडामेंटल्स नहीं बनाए गए. इकोनॉमिक्स के जितने भी फंडामेंटल्स आप आगे जाके पढ़ेंगे, या जितने भी फंडामेंटल्स आप पढ़ते हैं, हर चीज के पीछे बेटा क्या है? एक लॉजिक है. हवा में बात नहीं करी गई है. इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स के ये फंडामेंटल्स हैं और फंडामेंटल्स के पीछे कुछ लॉजिक है या नहीं, वो कह रहा है मुझे नहीं पता. पॉइंट इज दैट इकोनॉमिक्स में जितने भी फंडामेंटल्स आप पढ़ेंगे या आप पढ़ते हैं, हर फंडामेंटल के पीछे इकोनॉमिक्स में क्या है बेटा? एक लॉजिक. अब मुझे सोच के बताना, साइंस के फंडामेंटल के पीछे भी क्या होता है? लॉजिक. इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल के पीछे भी क्या है? लॉजिक. तो बेटा इकोनॉमिक्स एक तरीके से क्या है? साइंस है. साइंस. वापस सुन लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के पीछे क्या है? लॉजिक है. जैसे साइंस के पीछे हर चीज के पीछे लॉजिक है, वैसे ही इकोनॉमिक्स के हर फंडामेंटल के पीछे भी लॉजिक्स हैं. इसी वजह से इकोनॉमिक्स को कई बार क्या बोलते हैं? साइंस. दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब ध्यान से सुनो, एक पॉइंट और, दो फंडामेंटल्स हैं, याद रखना, दो फंडामेंटल्स हैं, और वो दो फंडामेंटल्स मैं पहले लेक्चर से बोलता हुआ आ रहा हूं, जिसपे आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट, दो फंडामेंटल्स हैं जिसपे आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट टिका हुआ है. सर वो दो फंडामेंटल्स क्या हैं? पहला फंडामेंटल है रिसोर्सेज कैसी होती हैं? रिसोर्सेज बोल रहा हूं. और वांट्स कैसी होती हैं? तो दो फंडामेंटल्स कैसे हैं? पहला फंडामेंटल है हमेशा वांट्स कैसी होंगी?
अनलिमिटेड। और उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कैसी होंगी? रिलेटिवली लिमिटेड। वापस सुन लो, दो फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, और वो दो फंडामेंटल्स क्या हैं? वांट्स हमेशा कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हमेशा कैसी होती हैं? रिलेटिवली लिमिटेड। ये दो फंडामेंटल हैं जिस पे पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट क्या है? टिका हुआ है। इसको बोलते हैं टू फंडामेंटल फैक्ट्स। टू फंडामेंटल फैक्ट्स जिस पे आपका पूरा सब्जेक्ट जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स वो टिका हुआ है। एक फंडामेंटल फैक्ट क्या है? हमेशा वांट्स कैसी होती हैं? और उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कैसी होंगी? रिलेटिवली लिमिटेड। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में और गिवन है। क्वेश्चन क्या है? आपका पूरा सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स दो फंडामेंटल फैक्ट्स पे टिका हुआ है। वो दो फंडामेंटल फैक्ट्स कौन से हैं? चार ऑप्शन। पहला फंडामेंटल फैक्ट क्या होगा? दिमाग में रखेंगे, वांट्स हमेशा अनलिमिटेड और वांट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेज हमेशा रिलेटिवली लिमिटेड। तो पहला पॉइंट मैंने आपको अभी डेफिनेशन लिखवाई है। नेक्स्ट पॉइंट उसी के आगे लिखवा रहा हूं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पीछे भी हमेशा हर चीज के पीछे क्या है? इसी वजह से इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है कई बार? साइंस। और दो फंडामेंटल्स हैं जिस पे आपका पूरा सब्जेक्ट क्या है? टिका हुआ है। और वो दो फंडामेंटल्स क्या हैं? वांट्स अनलिमिटेड और वांट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेज रिलेटिवली लिमिटेड। क्लियर है यहां तक? लिखिए पॉइंट्स कंटिन्यूएशन में। कितने पॉइंट्स हुए अभी? अब थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट लिखिए ध्यान से, टू फंडामेंटल फैक्ट्स। TWO, two fundamental facts that forms two fundamental facts that forms two fundamental facts that forms subject matter of economics. Two fundamental facts that forms subject matter of economics are, अब इस पॉइंट के दो सब पॉइंट बनाइएगा A B। दो बोल रहा है, दो फंडामेंटल फैक्ट्स, टू फंडामेंटल फैक्ट्स दैट फॉर्म्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ए में लिखो ए, इसी पॉइंट के दो सब पॉइंट हैं। फर्स्ट लिखो, ह्यूमन बीइंग हैव unlimited wants. Human being have unlimited wants. And second, that is B, resources or means. याद रखिएगा, resources को कई बार क्या बोलते हैं? means. Resources or means to satisfy. Resources or means to satisfy these unlimited wants. Resources or means to satisfy these unlimited wants are क्या होंगी बेटा? Relatively limited. अब यहां पे सबसे पहले अंडरलाइन करना टू फंडामेंटल फैक्ट्स वर्ड को, और वो दो फंडामेंटल में पहला फैक्ट अंडरलाइन करो ए में अनलिमिटेड वांट्स, और बी में अंडरलाइन करो रिलेटिवली लिमिटेड। क्या है ये? रिसोर्सेज। तो एक अंडरलाइन करो रिसोर्सेज और अंडरलाइन करो रिलेटिवली लिमिटेड। अब एक बात याद रखना, इस पॉइंट पे तुम्हारे मॉड्यूल ने क्या दे रखा है? एमसीक्यू। अब बस इतना सोच के बताओ, अभी मैंने तुम लोगों के साथ दो चीज डिस्कस करी हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों का डिस्कशन था इकोनॉमिक्स पे। अब मुझे बस सोच के बताओ, तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी तो यही देखा था। इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बीइंग की वांट्स कैसी होती हैं? उन वांट्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग के पास रिसोर्सेज कैसी होती हैं? रिलेटिवली लिमिटेड। तो ह्यूमन बीइंग को क्या करना पड़ता है? चॉइस, कि हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें। सारी वांट्स सेटिस्फाई हो सकती हैं? तो कुछ वांट्स क्या करेंगे और कुछ वांट्स को क्या रहने देंगे? ये तो हमने ह्यूमन बीइंग की बात करी।
अगर यही सारी चीजें मैं बिजनेस में अप्लाई करता हूं, वापस सुनो, अब बिजनेस में मतलब मैं अगर बिजनेसमैन हूं, इसका मतलब मेरा क्या है, बिजनेस। हमेशा सोचो बिजनेस के अंदर भी तो वांट्स कैसी होंगी, और उन वांट्स को पूरा करने के लिए बिजनेस के पास रिसोर्सेज कैसी होंगी। तो बेटा बिजनेसमैन, मैनेजर या ओनर क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा या चॉइस, कि कुछ वांट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई, और कुछ वांट्स को क्या रहने देगा। तो थॉट लगाना, इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल को कहां पे अप्लाई किया, बिजनेस में, तो बेटा क्या बन गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मुझे बताओ, इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल बिजनेस में अप्लाई होते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स। और यहां पे बिजनेस में डिसीजन कौन ले रहा है, इसी वजह से, अच्छा मैनेजर डिसीजन ले रहा है कौन से फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग, इसी वजह से इसको बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, पक्का। अब आते हैं, अब अभी तक मैंने आपसे बात करी दो चीजों की, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मुझे बताओ बिजनेस इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट हैं, वन इज माइक्रो, वन इज मैक्रो। तो अब हमारा डिस्कशन होगा सर माइक्रो और मैक्रो पे। तो अब हेडिंग डाल लो डिफरेंस बिटवीन, इसके बाद स्टार्ट करूंगा चैप्टर। अब हेडिंग डाल लो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब एक मिनट और सुन लो, इन पे एमसीक्यू है तुम्हारे मॉड्यूल पे। अभी तुम लोगों के साथ पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, फिर दो एक एमसीक्यू है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो पहले प्लीज हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर ये माइक्रो मैक्रो होता क्या है, किसी को आइडिया है? आप बोलो तो सही, कुछ खा के नहीं आए, कुछ वर्त है, फास्ट है, जिसका फास्ट है ज्यादा आवाज आनी चाहिए, भूखे रहने से आवाज ज्यादा आती है, मेरा भी तो फास्ट है। बोलो पढ़ा है कुछ डिफरेंस, हाँ या ना? अच्छी बात है ना, कुछ आवाज तो निकलनी चाहिए। तुम लोग एक बात, तुम लोग मैंने पहले लेक्चर से बोला था गुमसुम मत बैठा करो, पता नहीं सर ऐसे बैठे हैं बस। तुम आओ सर बोलो, बोल के निकल लो, ये क्या लॉजिक है बेटा? मैंने पहले दिन से तुम्हें बोला इंटरेक्ट करोगे। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेक्ट करोगे तो क्लास इंटरेक्टिव बनेगी, कुछ चीजें तुम लोग मेरे से सीखोगे और कुछ चीजें तुमसे मैं सीखूंगा। हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, हमेशा कम्युनिकेशन होना चाहिए टू वे। वन वे कम्युनिकेशन एक बैरियर है, वन साइडेड अगर मैं बात करता रहूंगा ना तो कहीं ना कहीं एक बैरियर है। तो हमेशा कम्युनिकेशन कैसा होता है, टू वे। टू वे कम्युनिकेशन से क्लास इंटरेक्टिव बनेगी, वापस बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ पता है माइक्रो मैक्रो के बारे में तो कोई अपना योगदान दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? यस बताओ बेटा। वेरी गुड, एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, वेरी गुड, और सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ जी सर। माइक्रो शॉर्ट रन के लिए होती है और मैक्रो लॉन्ग रन। चलिए शॉर्ट और लॉन्ग रन, और कोई एग्जाम्पल जी? ठीक है, वेरी गुड, नेशनल इनकम हो गया, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जी। जैसे डिमांड और सप्लाई जो है वो माइक्रो है, पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई मैक्रो। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। अब सुनो, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने दोनों ने, बाकी सब स्टूडेंट को भी पता है तो अच्छी बात है। अब सुनो, सबसे पहला पॉइंट सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इधर देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट सर, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, माइक्रो और मैक्रो में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात करता हूं या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, यहां पे वर्ड पे फोकस करो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, वापस
माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। वापस से फोकस करो, मैंने वर्ड क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। सर क्या मतलब हुआ? सिंपल सा मतलब यह हुआ, अगर मैं बात करता हूं अपनी, मैं बोल रहा हूं सौरभ की सैलरी कितनी है, मैंने सबकी बात करी है या एक इंडिविजुअल की? मैंने बोला मेरी सैलरी कितनी है, अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करता हूं तो बेटा ये क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बोल रहा हूं सर फॉर व्हाट्स योर नेम सर? कार्तिक। मैं बोल रहा हूं कार्तिक ने कितनी चॉकलेट कंज्यूम करी, मैंने कार्तिक की बात करी, सबकी बात करी? कार्तिक की बात करी तो मैंने एक इंडिविजुअल की बात करी। मैं बोल रहा हूं कार्तिक ने कितनी चॉकलेट्स कंज्यूम करी, तो ये क्या होगा? माइक्रो। अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करता हूं या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करता हूं, ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी डिफरेंस समझ आएगा। सर मैक्रो क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं मैक्रो की, मैक्रो इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, वापस मैक्रो इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। सर किसका बिहेवियर? ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ध्यान से वर्ड पे फोकस करो, यहां पे मैंने लिखा है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, यहां लिखा है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कार्तिक कितनी चॉकलेट कंज्यूम करते हैं, मैंने एक की बात करी है सबकी? एक की, तो बेटा ये क्या कहलाएगा? अब मैं बोल रहा हूं पूरे कंट्री में, वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, पूरे कंट्री में कितनी चॉकलेट्स कंज्यूम हुई, ये क्या बन गया? एक या एक से ज्यादा? और एक से ज्यादा मैं क्या यूज कर रहा हूं? कंट्री। कंट्री में सबको यूज कर रहा हूं, तो बेटा ये क्या बन गया? मैक्रो। देखना जरा यहां पे मैंने एक वर्ड क्या लिखा है और यहां क्या लिखा है? इकोनॉमी एज अ होल। वापस सुन लो, अगर मैं बोलता हूं मेरी सैलरी कितनी है, ये क्या है? एक इंडिविजुअल है या सबकी बात कर रहा हूं? इसका मतलब अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात करता हूं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, वो बन जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर मैं पूरी कंट्री की बात करता हूं तो बेटा वो क्या बन जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं, वापस सुन लो, वापस से मैं बोल रहा हूं हमारी कंट्री में कितनी चॉकलेट प्रोड्यूस हुई, हमारी कंट्री में कितनी चॉकलेट प्रोड्यूस हुई। मैंने कंट्री की बात करी, एक की बात करी? एक की बात करी, कंट्री की बात करी, तो ये मैक्रो है माइक्रो? अब मैं बोल रहा हूं मेरी कंपनी चॉकलेट बनाती है, मेरी कंपनी क्या बनाती है? चॉकलेट। मेरी कंपनी ने कितनी चॉकलेट बनाई? अब मैं सारी कंपनी की बात कर रहा हूं या एक कंपनी की? अगर मैं बोल रहा हूं मेरी कंपनी ने कितनी चॉकलेट प्रोड्यूस करी, ये क्या बन गया? कंट्री में कितनी चॉकलेट प्रोड्यूस हुई? मैक्रो। अब तुम एक चीज का समझ आ रहा है डिफरेंस? माइक्रो में बात करेंगे किसकी और मैक्रो में बात करेंगे पूरी इकोनॉमी एज अ होल। इसको बिल्कुल रटवा नहीं रहा हूं, इसको समझने के लिए। आई मतलब इंडिविजुअल, ए मतलब एग्रीगेट, ए मतलब एग्रीगेट, और एग्रीगेट का ही मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल। अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे आंसर देना, एमसीक्यू है। बस एक लाइन लिख रहा हूं, यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, बस आराम से पढ़ना, कस्टमर बिहेवियर। प्लीज वर्ड पे फोकस करो, मैंने लिखा है कस्टमर बिहेवियर। अब मुझे बताओ कस्टमर बिहेवियर माइक्रो है या मैक्रो? मैं कस्टमर्स बोल रहा हूं या कस्टमर बोल रहा हूं? एक की बात कर रहा हूं, एक। यहां पे एस नहीं लिखा मैंने, यहां क्या बोल रहा हूं? मैं एज अ कस्टमर, मेरा बिहेवियर माइक्रो। पक्का? तो बेटा वर्ड पे फोकस करो, कस्टमर्स बिहेवियर। कस्टमर्स का मतलब सबकी बात हो रही है और कस्टमर का मतलब एक की बात हो रही है। पक्का? डिफरेंस समझ आ रहा है? अब अगर मैं बात करूं, कंपनी का नाम सुना नेस्ले? सबने? नेस्ले क्या बनाती है? अच्छा जी, और कॉफी, कौन सी कॉफी?
इंस्टेंट कॉफी नहीं, ब्रू के अलावा और कॉफी, नेस्कैफे कॉफी, नेस्कैफे। एक मिनट, कॉफी तो बहुत सारी आती है ना, तो नेस्ले की कॉफी कौन सी है? नेस्कैफे, ठीक है, सही है। और चॉकलेट, दैट इज किटकैट। और 2 मिनट नूडल, मैगी, ठीक है। आप इधर देखो, नेस्ले की बात कर रहा हूं, ये मैगी 2 मिनट में बन जाती है वैसे, तो फिर 2 मिनट नूडल क्यों बोला इसको? दैट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब इधर देखो, नेस्ले की बात करता हूं, जस्ट मैं आपसे ये बोल रहा हूं, नेस्ले ने कितनी मैगी का प्रोडक्शन किया? दैट इज, नेस्ले ने मैगी का प्रोडक्शन किया। ये माइक्रो है या मैक्रो? क्यों? क्योंकि मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं, इंडिया में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ नूडल्स का? मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंडिया मतलब इकोनॉमी एज अ होल। तो बेटा पूरी कंट्री में नूडल्स का कितना प्रोडक्शन हुआ? ये बन जाएगा बेटा क्या? मैक्रो। और अगर मैं एक कंपनी की बात करता हूं, इस कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया नूडल्स का? ये बन गया बेटा क्या? माइक्रो। आई होप क्लियर है सबको। जी बेटा। अगर कोई बोले इंडिया में कितनी मैगी का प्रोडक्शन हुआ? इंडिया वर्ड आ गया तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अब आपने मैगी वर्ड यूज करा, तो मैगी इज सिंपली दी प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले। यहां पे एक्चुअली में मैंने वर्ड चेंज किया था, मैंने नूडल्स बोला था। अगर आप एक इंडिया बोलते हैं, इंडिया में आप वर्ड यूज कर रहे हैं मैगी, तो मैगी इज सिंपली दी प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले। तो आप बात कर रहे हैं इंडिया में नेस्ले की। तो इंडिया में जब आप नेस्ले की बात कर रहे हैं, तो वो एक सिंगल क्या बन गई? ऑर्गेनाइजेशन। और इन एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो बन गया बेटा क्या? माइक्रो। अगर आप खाली वर्ड यूज करते क्या? इंडिया और नूडल्स, तो नूडल्स में बहुत सारी कंपनी आती जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? नूडल्स प्रोड्यूस करते हैं। और आप बात कर रहे थे उस टाइम पे एक सिंगल कंपनी की। तो जब भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो वो माइक्रो बन जाएगा। जब भी हम इंडिविजुअल की बात ना करके इकोनॉमी एज अ होल की बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मैक्रो। आई होप क्लियर है सबको। अब वापस सुन लो, वापस माइक्रो और मैक्रो में तुम्हें डिफरेंस समझ आ गया है। माइक्रो का सिंपल सा मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, मैक्रो का मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अब सर एक लास्ट पॉइंट और है, जो माइक्रो है ना, ये माइक्रो वर्ड भी कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। प्लीज सुन लो, माइक्रो वर्ड भी कहां से लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड से। सर वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? माइक्रोज। और माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो वर्ड कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। सर वो ग्रीक में वर्ड क्या है? माइक्रोज। और माइक्रोज का मतलब क्या होता है? स्मॉल। सर मैक्रो वर्ड कहां से लिया गया है? मैक्रो वर्ड भी कहां से लिया गया है सर? ग्रीक वर्ड से। सर ग्रीक वर्ड कौन सा है? मैक्रोज। ग्रीक वर्ड कौन सा है? मैक्रोज। सर मैक्रोज का मतलब होता है बिग, या कई बार आप क्या कह सकते हैं? लार्ज। तब मुझे सोच के बताओ, इंडिविजुअल के कंपैरेटिवली इकोनॉमी लार्ज हुई ना? तो मुझे बताओ, इंडिविजुअल स्मॉल, इकोनॉमी लार्ज। तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो मैक्रो, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो माइक्रो। क्लियर है? अपडेट कर लो। तो तुमने हेडिंग डाली है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें पॉइंट में लिखवा रहा हूं आंसर, लिखो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, microeconomics is the study of, microeconomics is the study of behavior of, microeconomics is the study of behavior of individual or organization, individual or organization. Microeconomics is the study of behavior of individual or organization.
फुल स्टॉप, अंडरलाइन द वर्ड इंडिविजुअल और अंडरलाइन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कौन से वर्ड से आया बेटा ये? ग्रीक वर्ड क्या है? तो इसी के आगे फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यूएशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव, microeconomics is derived from a Greek word. Microeconomics is derived from a Greek word, micros. Microeconomics is derived from a Greek word, micros, which means small. Which means small. Underline the word micros, underline the word small. Second, that is next point में अब मैक्रो की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ economy as a whole. Macroeconomics is the study of economy as a whole rather than individual. Economy as a whole rather than individual. What is the meaning of rather than individual? हम यहां पे किसकी बात करेंगे? इकोनॉमी की बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे। तो यही बोल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल रादर देन इंडिविजुअल। अंडरलाइन द वर्ड इकोनॉमी एज अ होल, और यहां पे ना ब्रैकेट में लिख लो एग्रीगेट, यहां पे ब्रैकेट में लिख लो एग्रीगेट, और उस एग्रीगेट को भी अंडरलाइन कर लो बेटा, बिकॉज एमसीक्यू आ सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट की तो वो माइक्रो है या मैक्रो? मैक्रो। अगर मैं बात करता हूं किसी इंडिविजुअल की तो वो माइक्रो। अब फुल स्टॉप के बाद इसी के अंदर एक लाइन और है, कौन से वर्ड से लिया गया है? मैक्रोज। तो लिखो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोज। Macroeconomics is derived from a Greek word macros, which means large. Macroeconomics is derived from a Greek word macros, which means large. Underline the word macros, underline the word large. I hope the concept is clear to everyone. अब मुझे बस इतना सोच के बताओ, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद हम किस पे आए? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट हैं? फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। अब मैं स्टार्ट करूंगा मैक्रो के कंटेंट से। अब तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास मैंने बुक दी है, वो जरा एक मिनट बुक ओपन करो। सबसे पहले सब लोग लाओ बुक, बुक को जरा ओपन करो। ये बुक के अंदर जो इंडेक्स है, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, इस इंडेक्स के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स दिख रहे हैं बेटा? 5। अब एक मिनट, चैप्टर का आपको जो सीक्वेंस दिख रहा है, प्लीज सुन लो, ये चैप्टर के अंदर आपको 5 सीक्वेंस दिख रहे हैं। सर वो 5 सीक्वेंस कौन कौन से हैं? पहला लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के बाद लिखा होगा पब्लिक फाइनेंस। सर पब्लिक फाइनेंस के बाद लिखा होगा मनी मार्केट, मनी मार्केट के बाद लिखा होगा इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड के बाद लिखा होगा इंडियन इकोनॉमी। लिखा है? अब प्लीज देखो जरा ध्यान से, ये तुम लोगों के सामने मैंने पूरा का पूरा सिलेबस लिखा है जो तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। अब प्लीज एक चीज नोटिस कर लेना, तुम्हारे को ये सीक्वेंस जो मैंने आप दिखा रखा है, ये सीक्वेंस एज पर योर ICAI, इसका मतलब ये चैप्टर के जो सीक्वेंस है एज पर ICAI। ICAI से स्टडी मॉड्यूल जब आएगा आपके पास, तो बेटा स्टडी मॉड्यूल के अंदर आपको दिखेंगे ये सीक्वेंस ऑफ दी चैप्टर्स।
लेकिन एक बात याद रखना, क्लास में मैं जो स्टार्ट करूंगा ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्लास के अंदर मैं स्टडी मॉड्यूल के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा। क्लास में हमारा पढ़ने का जो सीक्वेंस रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू ICAI स्टडी मॉड्यूल। तो नेक्स्ट लेक्चर की बात करूं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल स्टार्ट पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस चैप्टर से शुरुआत करेंगे। पब्लिक फाइनेंस चैप्टर के अंदर टोटल कितने यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं। तो हम लोग पब्लिक फाइनेंस चैप्टर से शुरुआत करेंगे। वापस बोल रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में, इसी वजह से मैंने आप लोगों को दोबारा से एक चीज ये बताई है कि आपके ICAI का सीक्वेंस और हमारे क्लास के सीक्वेंस में थोड़ा सा क्या रहेगा डिफरेंस। आफ्टर ऑल आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन बेटा थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे करके पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा बेटर है। यहां तक क्लियर है? अब तुमसे जरा 2 एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिलहाल के लिए क्वेश्चन का आंसर देना। अगर मैं बात कर रहा हूं, सुनो जरा, अगर मैं बात करता हूं एक वर्ड की, सर वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने, वर्ड लिख रहा हूं इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब महंगाई। महंगाई नहीं होता एक्चुअल में, इन्फ्लेशन का मतलब सुनो होता क्या है, महंगाई ही है। लेकिन पॉइंट क्या है, जो चीज पहले मुझे 10 रुपए में मिलती थी, अब वही चीज मुझे कितने में मिल रही है? 50 रुपए में। इसको बोलते हैं बेटा एक तरीके से इन्फ्लेशन। पहले जो चीज मैं कितने में परचेस करता था? 10 में, अब वो चीज मैं कितने में परचेस कर रहा हूं? 50 में। एक तरीके से 10 से अब मुझे कितना देना पड़ रहा है? 50। तो मुझे बताओ 40 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना? तो एक तरीके से क्या है? इन्फ्लेशन। और एक तरीके से महंगाई कह सकते हो। लेकिन एक्चुअल में रियल मतलब क्या है? जो चीज हम पहले 10 में खरीदते थे, अब वही चीज हमें कितने की मिल रही है? 50। अब वर्ड पे फोकस करना ध्यान से, बस मुझे ये सोच के बताओ, इन्फ्लेशन वर्ड मैं सबको बोल रहा हूं, इन्फ्लेशन माइक्रो है मैक्रो? मैंने सिर्फ इन्फ्लेशन बोला, महंगाई। कि क्या मेरे अकेले के लिए महंगाई है? एक मिनट, जो चीज पहले मैं कितने की खरीदता था, अब वो कितने की मिल रही है? मुझे मिल रही है, सबको। तो बेटा इन्फ्लेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है या मैक्रो? MCQ आया हुआ है, सिर्फ एक वर्ड बोला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो और मैक्रो। अब सोच के देखो, मैंने बोला इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब जो चीज पहले मुझे कितने की मिल रही थी? 10 की, अब वो मैं कितने की परचेस कर रहा हूं? तो अगर मैं कर रहा हूं तो सभी करेंगे ना, सभी करेंगे। इसका मतलब मेरे लिए थोड़ी ना महंगाई है, सबके लिए महंगाई है। तो बेटा इन्फ्लेशन इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा एग्जांपल प्लीज ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल और बोल रहा हूं प्लीज। जर्नल प्राइस लेवल। मैं सिर्फ तुम लोगों के सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और एक बात सुन लो प्लीज, ये जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं ये हवा में नहीं लिख रहा, कहीं ना कहीं इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं। जर्नल प्राइस लेवल, जर्नल प्राइस लेवल का मतलब है जितनी भी कॉमोडिटीज हैं, वापस सुन लो, जितनी भी कॉमोडिटीज हैं, ठीक है, कॉमोडिटीज का मतलब गुड्स या सर्विसेज। एग्जाम्पल ले रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? That is, goods are tangible and services are intangible. Point simple मतलब, अगर आप मार्केट से स्टाइलस खरीदते हो, that is a tangible item. Tangible मतलब जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, इसको बोलेंगे गुड्स। आप अगर एजुकेशन ले रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? सर्विसेज। तो याद रखना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या प्रोवाइड कराता है? सर्विसेज। लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर हमें क्या प्रोवाइड कराता है? सर्विसेज। अब ध्यान से सुनो, मैंने लिखा है जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल का मतलब जो जर्नल प्राइस हैं वो इंक्रीज हो गए। सारे कॉमोडिटीज के, जितने भी कॉमोडिटीज हैं, दैट इज कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एज वेल एज क्या हैं? सर्विसेज, सबके प्राइस क्या हो गए? इंक्रीज। तो जर्नल प्राइस लेवल ऑफ ऑल कॉमोडिटीज आर इंक्रीजिंग। ये माइक्रो है मैक्रो? क्यों? क्योंकि मैंने एक कॉमोडिटी की बात नहीं करी है, मैंने सबकी बात करी है। तो मैंने यहां क्या लिखा है? जर्नल
प्राइस लेवल ऑफ ऑल कॉमोडिटीज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है? जनरली जितनी भी मार्केट में कॉमोडिटीज हैं, कॉमोडिटीज का मतलब सारे गुड्स, सारी सर्विसेज के प्राइस का क्या हुआ है? प्राइस इंक्रीज हो गए। तो बेटा ये किसका पार्ट हुआ? मैक्रो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, सुन लो, मैं बोल रहा हूं सिर्फ एक कंपनी है नेस्ले, नेस्ले ने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए, नेस्ले के प्राइस इंक्रीज हुए, क्या हुआ? माइक्रो मैक्रो? क्यों? क्योंकि मैंने एक की बात करी है, सबकी बात करी है। तो प्लीज ध्यान से सोचना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थॉट प्रोसेस को यूज करना। मैंने अगर एक की बात करी हो तो वो माइक्रो होगा, अगर मैं जनरली सबकी बात कर रहा हूं तो वो मैक्रो होगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। पक्का? तो बेटा इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ लो। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर है अकाउंट्स का, अमित सर आएंगे लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।